आप देख रहे हैं मोहब्बत का सफ़र। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे दो अजनबी अनजान राहों में मिलते मिलते हम सफ़र बन जाते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। करीब 7 बज रहे थे। वीर इंदौर स्टेशन पर अपनी गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहा था। वैसे वो भोपाल से था, पर नौकरी के कारण उसे इंदौर आना पड़ा। नया शहर, नए लोगों के बीच वो इंदौर में एक किराए के अपार्टमेंट में रहता था। उसकी नौकरी इंदौर से थोड़ी दूर एक फैक्ट्री में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर लगी थी, तो वो शहर से फैक्ट्री तक का सफ़र ट्रेन से ही करता था। वीर को नौकरी ज्वाइन करे 1 सप्ताह हो चुका था। उसके साथ उसका दोस्त करण भी उसी के साथ रोज़ शहर से फैक्ट्री तक अप डाउन किया करता था। स्टेशन पर एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रहे थे। वीर की गाड़ी को आने में अभी 15 मिनट बाकी थे। करण और वीर साथ ही सुबह की चाय स्टेशन पर पिया करते थे। करण ने एक चाय वीर को दी और वो वही प्लेटफॉर्म में आसपास घूमने लगा। गेहुआ रंग, काले बाल, क्लीन शेव और गठीले बदन पर जब वीर फॉर्मल ड्रेस पहनता तो वो बेहद आकर्षक लगता था। उसका स्वभाव में गंभीरता के साथ एक लचीलापन था। वो वेटिंग सीट पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था और अपने फ़ोन पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसके बगल की सीट में एक लड़की आकर बैठ गई। उस लड़की ने वीर से कहा, आप अपना बैग थोड़ा अलग कर सकते हैं, वो मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ। वीर ने बिना उस लड़की की तरफ देखे अपना लैपटॉप बैग उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वो लड़की बैठकर एक गाना गुनगुना रही थी, जिससे वीर का ध्यान तो बार बार उस लड़की की तरफ जा रहा था। पर वो न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना व्यस्त था कि उसकी नज़र उस लड़की की तरफ जा ही नहीं रही थी। पर उस लड़की की आवाज़ इतनी आकर्षक थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने उसकी तरफ देखना चाहा कि तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई और करण भी भागता हुआ वहां आ गया। वीर ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और खड़ा हो गया और ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। वीर ने थोड़ा रुककर पीछे देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। शायद वो भी ट्रेन के आने से किसी डब्बे की तरफ चली गई थी। करण ने वीर से कहा, यार तू बीच में खड़ा होकर क्या देख रहा है, जल्दी चल वरना ट्रेन निकल जाएगी। वीर और करण ट्रेन से फैक्ट्री के लिए रवाना हो गए। वीर ट्रेन में बैठा था। पता नहीं क्यों उसके कानों में उस लड़की के गुनगुनाते गाने की आवाज़ गूंज रही थी। अगले दिन प्लेटफॉर्म पर बैठकर वीर चाय की चुस्कियां ले रहा था। अपने आसपास बैठी हुई लड़कियों में वो उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रहा था जो उसने कल सुनी थी। पर आज उसे उस आवाज़ की कोई लड़की नहीं मिली। कई दिन गुजर गए। वीर अब उस आवाज़ को भूलने लगा था। उसने हर रोज़ की तरह स्टेशन से चाय ली और ट्रेन आने पर करण के साथ उस पर सवार हो गया। वीर खिड़की वाली सीट पर बैठा था। उसके आसपास सभी अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। उसकी हमेशा से यही आदत थी कि वो अपने आसपास बैठे लोगों की ओर ध्यान नहीं देता था, बस अपने फ़ोन पर लगा रहता। वह जनरल डब्बा था तो वहाँ कुछ लोगों को सीट नहीं मिली थी। तभी वीर के सामने बैठे कुछ लोग अगले स्टेशन पर उतर गए और उनके सीट पर वहाँ खड़े लोग बैठ गए। वीर अपने फ़ोन पर लगा हुआ था कि तभी वो ही गुनगुनाने वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने जैसे ही उस आवाज़ को सुनकर सामने देखा तो एक लड़की बैठी थी। गोरा रंग, आँखों में काजल, नाजुक होंठ, नीला कुर्ता, चूड़ीदार सलवार और कमर तक आते काले लंबे बाल। वो खिड़की से बाहर देखकर गाना गुनगुना रही थी। ट्रेन की रफ्तार से अंदर आ रही हवाओं से उसके खुले बाल उसके गालों और होंठों को छू रहे थे। वीर उसे एक नज़र के लिए बस देखता ही रह गया। जैसे ही उस लड़की ने वीर की तरफ देखा, वीर ने अपना सर दूसरी ओर कर लिया और वो लड़की वापस खिड़की की तरफ देखने लगी। वीर रास्ते में अपनी छुपी नज़रों से उस लड़की को देखता रहा, जैसे उसकी नज़रें वहीं अटक गई हों। वीर का स्टेशन आ गया था। करण ने उससे कहा, चल भाई, अपना तो स्टेशन आ गया, चल जल्दी उतरते हैं। वीर स्टेशन पर उतर गया। ना जाने क्यों उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं बैठी थी। उसने सोचा शायद वो दूसरी तरफ से बाहर निकल गई होगी। वीर का फैक्ट्री में मन नहीं लग रहा था। उसे कभी उस लड़की के गुनगुनाने की आवाज़ गूंज रही थी तो कभी उसका आकर्षक चेहरा उसकी आंखों में छा रहा था। अगले दिन सुबह वीर जानबूझकर उसी जगह पर बैठ गया जहाँ पहली बार वो लड़की उसके करीब आकर बैठ गई थी। पर वो लड़की उस जगह नहीं आई। वो ट्रेन आने पर उसमें बैठ गया। आज वीर अपने फ़ोन से ज़्यादा आसपास के लोगों को देख रहा था।
जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। करण ने मस्ती भरे अंदाज में उससे पूछा, क्या यार, आज तेरा फोन खराब हो गया है क्या? तू आज इधर उधर देख रहा है? वीर, नहीं नहीं, चल रहा है। वो क्या है, आज नेटवर्क ठीक से नहीं चल रहे हैं। वीर कंपार्टमेंट में देखता रहा, पर आज उसे वो लड़की कहीं नहीं दिखी। वो अपने मन में कह रहा था, क्या मैं भी किसी को भी एक बार देखकर उसके लिए बेचैन हो रहा हूँ? ट्रेन में तो ना जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब वीर स्टेशन पर ट्रेन में उस लड़की का इंतजार नहीं करता था। आज वीर ट्रेन में बैठा था, तभी वही लड़की उसके पास आई और बोली, आप थोड़ा खिसक सकती हैं, मुझे बैठना है। वीर ने उसे देखा और अपनी नजरें झुकाता हुआ खिड़की की ओर सरक गया और वो लड़की उसके बगल में बैठ गई। वीर खिड़की की ओर सरक गया। उस लड़की के इतना नजदीक होने से वो थोड़ा घबराया और हिचकिचाया हुआ था। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस लड़की को छुपी नजरों से एक बार देख भी ले। घबराहट के मारे उसके चेहरे से पसीना निकल रहा था। आज ट्रेन में भीड़ होने के कारण करण को भी दूसरे कंपार्टमेंट में बैठना पड़ा था, तो वीर के पास कोई बात करने वाला भी नहीं था। वीर ने अपने व्यवहार को सामान्य रखने के लिए अपना फोन निकाला और उसमें क्रिकेट मैच देखने लगा, पर उसकी घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद उस लड़की ने उससे कहा, स्कोर कितना हुआ है? उसकी बात सुनकर वीर उसकी ओर देखने लगा और बोला, 150 पर 6। वो लड़की फिर बोली, आज तो लगता है गई इंडिया। वीर को उसकी बात सुन हंसी आ गई और थोड़ा समय के लिए वह अपनी घबराहट भी भूल गया। वो लड़की वीर को हंसता देख बोली, कहीं आप ये सोचकर तो नहीं हंस रहे कि मैं एक लड़की होकर क्रिकेट देखती हूँ? वीर ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, मैं यही सोच रहा था, क्योंकि लड़कियां तो टीवी सीरियल देखा करती हैं, पर आपका स्कोर पूछना थोड़ा अलग लगा। उस लड़की ने मासूमियत से कहा, हाँ, कई लोग कहते हैं मैं अलग हूँ। वैसे क्या आप इसी ट्रेन में सफ़र करते हैं क्या? मैंने आपको कई बार देखा है इसमें। वीर, जी हाँ, मैं इंदौर से थोड़ी दूर फैक्ट्री में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर काम करता हूँ, तो डेली अप डाउन इसी ट्रेन से करता हूँ। वैसे मेरा नाम वीर है। आप भी इसी ट्रेन से जाती हैं क्या? उस लड़की ने चुलबुले अंदाज में कहा, हाँ, मैं इसी ट्रेन से सफ़र करती हूँ। वैसे मैं अनजान लोगों को अपने बारे में नहीं बताती हूँ, पर आप मुझे एक अच्छे इंसान लग रहे हैं। उस लड़की के इतना कहते ही वीर हंस पड़ा। वो लड़की फिर कहती है, मेरा नाम मानवी है। मैं इंदौर के सरकारी महाविद्यालय से एमएससी कर रही हूँ। इंदौर स्टेशन के बाद जो तीसरा हॉल्ट है, वहाँ मेरा गांव है। वीर उसका नाम दोहराकर कहता है, मानवी। बहुत अच्छा नाम है आपका। मानवी वीर की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। वीर भी उस लड़की की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराता, फिर अपना सर झुका लेता है। ट्रेन एक हॉल्ट पर रुक जाती है। मानवी अपना बैग उठाती है और बिना कुछ बोले उठकर चली जाती है। वीर उसे खिड़की से बाहर देखता है, पर वह स्टेशन पर कहीं नहीं दिखती। 2 दिन तक मानवी वीर को स्टेशन पर कहीं नहीं मिलती। आज करण वीर के साथ नहीं था, वह अपने घर गया था, तो आज वीर अकेला ही सफर कर रहा था। वीर ट्रेन में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसे एक आवाज आई, गुड मॉर्निंग वीर। वीर ने एकदम से मुड़कर देखा। मानवी बैठी थी। वीर ने आश्चर्य से कहा, आप कब आई? मानवी, क्यों, डर गए क्या? और वो हंसने लगी। वीर, अरे मैं क्यों डरने लगा? चुड़ैल भी मेरे पास आकर बैठ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। मानवी हंस पड़ी और बोली, सोचिए अगर मैं कोई आत्मा हूं तो? वीर, आप मजाक अच्छा करती हो यार। वैसे मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। अच्छा, मैं एक बात पूछूं? आप जिस समय इंदौर से अपने घर की ओर लौटती हो, उस समय तो कॉलेज के लगने का समय होता होगा, तो फिर आप कॉलेज जाती कब हो और आती कब हो? मानवी, दरअसल मुझे कॉलेज से लौटने में शाम हो जाती है, तो मैं अपनी सहेली के यहाँ रुककर सुबह की ट्रेन से घर चली जाती हूँ। इसी कारण मैं एक सप्ताह में 2 या 3 बार ही कॉलेज जाती हूँ। वीर, अच्छा, सही है। वीर और मानवी इस तरह पूरे रास्ते बात करते रहे। मानवी का स्टेशन आने पर वह ट्रेन से उतर जाती है। वीर अब मानवी की ओर एक लगाव सा महसूस करने लगा था। वह हर दिन मानवी के आने का इंतजार करने लगा। जिस दिन मानवी उससे मिलती, वो दोनों पूरे रास्ते बातें करते रहते। करण अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आ गया था, तो वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। वीर चारों ओर इस तरह देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। करण ने वीर को कभी इस तरह का बर्ताव करते नहीं देखा था। उसने वीर से कहा, किसे ढूंढ रहा है? वीर, किसी को नहीं, और उसने अपनी नजरें झुका ली। आज मानवी नहीं आई थी।
वीर ने सोचा शायद वह अपने कॉलेज नहीं गई होगी। इस तरह से पूरा एक सप्ताह गुजर गया। वीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रोज ट्रेन में बैठकर मानवी को ढूंढता रहता। उसकी बेचैनी देख एक दिन करण ने उससे कहा, वीर, तुझे कोई परेशानी है क्या? वीर हिचकता हुआ बोला, नहीं यार, कोई परेशानी नहीं है। करण, देख यार, मैं तुझे रोज देखता हूँ, तो यहाँ वहाँ किसी को ढूंढता रहता है। कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? वीर पहले सोचता है ना बताऊं, पर वो करण से मानवी के बारे में बता देता है। वो करण से कहता है, हाँ यार, एक लड़की है मानवी, वो मुझे ट्रेन में मिली थी। वो इसी ट्रेन से तीसरे हॉल पर पड़ने वाले गांव में उतरती है। बड़ी प्यारी है वो। हम सिर्फ ट्रेन में ही मिलते हैं, पर मुझे उससे एक अनजाना सा लगाव हो गया है। लगता है मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। करण ने वीर से उत्सुक होकर पूछा, अरे तो तूने उसका नंबर लिया और उसे अपने जज्बात बताए? वीर, नहीं, मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की। अगर मैं उससे ऐसी कोई बात करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? करण, शायद वो भी तुझे पसंद करती हो, बस तेरे कहने का इंतजार कर रही हो। तू एक काम कर, अब जब कभी वो तुझे मिले उससे बोल देना कि तू उसे पसंद करता है। वीर, पर एक हफ्ता हो गया यार, वो मुझे नहीं दिखी। मुझे उसके लिए चिंता हो रही है यार। करण, अरे उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, आ गया होगा थोड़ा बुखार, तो चिंता मत कर, आ जाएगी वो। अगले दिन करण और वीर अलग अलग कंपार्टमेंट में बैठे थे। वीर सोच रहा था कि आज मानवी आएगी तो मैं उससे उसके बारे में सब कुछ पूछ लूंगा। तभी मानवी अपना बैग लिए उसी कंपार्टमेंट में आकर खड़ी हो गई। मानवी और वीर की नज़र एक दूसरे पर पड़ी तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। वीर ने अपने पास वाली सीट पर बैठे हुए शख्स से जगह देने के लिए कहा और मानवी को इशारे से बुला लिया। मानवी वीर के पास बैठ गई। मानवी, थैंक यू। वीर, बहुत दिन हो गए, आप दिखी नहीं। मानवी, हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं 2-3 दिन नहीं आई। परसों आई थी, पर आप दूसरे कंपार्टमेंट में थे। वीर, अच्छा, वो मैं। वीर हिचकिचाने लगता है। मानवी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? वीर, हाँ, वो आप एमएससी कर रही हैं ना, राइट? मानवी ने हाँ में सर हिलाया। वीर, मेरे पास केमिस्ट्री के बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको चाहिए तो आप ले सकती हैं। मानवी, वैसे मैं अपने बनाए हुए नोट्स ही प्रेफर करती हूँ, पर ठीक है अगर आपको कोई परेशानी ना हो। वीर, मेरे पास नोट्स के कुछ पार्ट्स हार्ड कॉपी में हैं और कुछ पीडीएफ हैं। मैं आपको हार्ड कॉपी लाकर दे दूँगा और पीडीएफ के लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। मानवी, वो मैं फ़ोन नहीं रखती। वीर, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं किसी को परेशान करने वाले लड़कों में से नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं अनजान लोगों को देखकर ही पहचान जाती हूँ कि वो बात करने लायक हैं या नहीं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप एक भले इंसान हैं, पर मैं सच में फ़ोन नहीं रखती। मानवी के इतना कहते ही ट्रेन रुक जाती है और मानवी उतरकर चली जाती है। फैक्ट्री में करण वीर से कहता है, तुझे आज मिली थी वो ट्रेन वाली? वीर, हाँ, आज वो आई थी। करण, तो तूने उससे कोई बात की, उससे उसका नंबर लिया? वीर, यार वो फ़ोन नहीं रखती। करण, मुझे एक बात बता, तू कह रहा था कि वो तीसरे हॉल के पास पड़ने वाले गांव में रहती है, पर यार तीसरे हॉल पर तो कोई गांव ही नहीं पड़ता। और ये कैसी लड़की है जो आज के ज़माने में भी फ़ोन नहीं रखती? और ऐसा क्यों होता है कि जब मैं नहीं होता तो वो तुझे उसी दिन मिलती है? वीर, नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ कोई गांव ना हो, उसने मुझे खुद कहा है। और रही फ़ोन की बात, तो बहुत से लोग नहीं रखते फ़ोन, और तेरे ना होने पर उसका मिलना ये तो महज एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। करण, देख, मैं यहाँ तुझसे पहले से रह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ के गांव और कस्बों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। देख यार, तू बुरा मत मानना, पर मुझे ये लड़की कुछ समझ नहीं आ रही है। वीर भी करण की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो अगले दिन जानबूझकर करण से अलग कंपार्टमेंट में बैठता है और मानवी का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर में ट्रेन चलती है, तभी वीर को मानवी जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ती हुई दिखाई देती है और ट्रेन के अंदर आ जाती है। वो वीर को देखकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, आज तो मेरी ट्रेन छूटते छूटते बच गई। वीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आप 2-3 दिन छोड़कर कॉलेज जाती है ना? कल ही लौटी है, तो फिर आप आज कैसे इंदौर में? मानवी, वो कल मैं यहाँ से गई और मुझे याद आया कि मैं अपने कॉलेज की फ़ीस भरना भूल गई हूँ। कल फ़ीस भरने की आखिरी तारीख थी, तो मुझे वापस ट्रेन से इंदौर आना पड़ा। वीर, वैसे आपने अपने गांव का नाम नहीं बताया। मानवी,
मेरे गांव का नाम, दरअसल मैं जहाँ रहती हूँ वो गांव है ही नहीं, बस एक इलाका है, वहाँ कुछ ही घर हैं। मानवी की इस तरह की बातें वीर को करण की बात पर सोचने के लिए मजबूर कर रही थी कि मानवी है कौन, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताती, फोन नहीं रखती और जब मैं अकेला होता हूँ तभी मुझसे मिलती है। वीर को ये सवाल परेशान कर रहे थे। उसने मानवी के हॉल पर उतरने के बाद उसके पीछे जाने का सोचा। मानवी के उलझे जवाब वीर को संदेह में डाल रहे थे। मानवी के हॉल पर उतरने के थोड़ी देर बाद वीर ट्रेन की रफ्तार पकड़ने से पहले उसी हॉल पर उतर गया। वीर ने चारों ओर देखा, वहां मानवी नहीं थी। उस हॉल पर गाड़ियों के निकलने के लिए सड़कें थी और आसपास घना जंगल और एक कच्ची सुनसान सड़क थी। उसने उस सड़क पर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे मानवी दिख गई। वो तेज रफ्तार से उस सुनसान इलाके में बढ़ती जा रही थी। वीर उसके पीछे पीछे चलने लगा। मानवी चलते चलते अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मानवी के पीछे पलटते ही वीर वहां पड़े ईंटों के ढेर के पीछे छुप गया। मानवी आगे बढ़ने लगी। वीर उसके पीछे चल रहा था कि एक मोड़ आया और उस मोड़ के बाद मानवी कहीं भी नहीं दिखाई दी। वीर ने चारों ओर देखा और उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाकर भी देखा, पर मानवी का कुछ पता नहीं चला। मानवी के अचानक एक मोड़ पर गायब हो जाने से वीर सोच में पड़ जाता है कि इतने कम समय में मानवी कहाँ निकल गई। यहाँ इस सड़क के अलावा तो और कोई भी रास्ता नहीं है। कोई भी इंसान एक पल में इस तरह कैसे ओझल हो सकता है। वीर अपने मन में ढेरों सवाल लिए उस वीरान सड़क पर चलता जा रहा था। तभी वहां बुलेट पर 2 पुलिस वाले गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी वीर के पास रोककर पूछा, आप इस वीरान सड़क पर क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है? वीर उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कह पा रहा था, और कहता भी क्या कि वो एक अनजान लड़की का पीछा कर रहा है। तभी उन पुलिस वालों ने कहा, शक्ल से तो शरीफ लग रहे हो, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? चलो हम छोड़ देते हैं आपको। वीर, जी हाँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, आप मुझे हॉल तक छोड़ दीजिए। वीर उन पुलिस वालों के साथ हॉल तक आ जाता है और इंदौर जाने वाली ट्रेन से इंदौर जाता है। घर पहुंचकर अपना फ़ोन देखता है तो उसमें करण की 25 मिस कॉल पड़ी थी। उसने करण को कॉल बैक किया। करण, वीर तो ठीक तो है ना? तो बीच रास्ते से कहाँ चला गया था और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था? मैं ठीक हूँ, तू आज शाम मिल, मैं तुझे सब बताता हूँ। शाम को करण वीर के घर जाता है। अब बता भाई क्या हुआ है? वीर, मैंने आज मानवी का पीछा किया। करण हंसकर, अरे यार, तू तो बड़ा जेंटलमैन टाइप का इंसान है, तू कब से लड़कियों का पीछा करने लगा? वीर, ये तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ यार कि मैंने ऐसा क्यों किया और मैं इसके पीछे क्यों चला गया। मैं तो बस उसके बारे में जानना चाहता था। करण, तो कुछ पता चला उसके बारे में? वीर, मैं उसके पीछे कुछ दूर तक तो गया था, पर एक मोड़ आने के बाद वो कहाँ गई कुछ पता ही नहीं चला। करण, कहाँ गई मतलब गायब हो गई थी? देख, मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूँ ना कि ये लड़की अजीब है, और तू ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की के पीछे निकल पड़ा? ये बहुत खतरनाक है। और वो तेरी कौन है जो तू उसके पीछे भागता फिर रहा है? वीर, मुझे नहीं पता कि वो मुझे इतनी अपनी सी क्यों लगती है कि मैं उसके पीछे भागता फिर रहा हूँ। उसकी उलझी बातें मुझे परेशान करती हैं तो उसे और जानने का दिल करने लगता है। उसके साथ रहकर उससे बातें करके मेरे मन को अजीब सा चैन मिलता है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वीर करण को समझाते हुए कहता है, सुन, अब तू परेशान मत हो। उस इलाके के कुछ लोग मेरी पहचान के हैं, मैं उनसे कहता हूँ मानवी का पता लगाने के लिए। और तू मेरी बात ध्यान से सुन, तू आज के बाद पागलों की तरह उस लड़की के पीछे नहीं जाएगा। वीर करण की बात पर हामी भरता है। उस दिन के बाद से करीब 1 महीना बीत जाता है। मानवी वीर को स्टेशन पर नहीं मिल रही थी, जिससे वीर गुमसुम और उदास रहने लगा था। एक दिन वीर फैक्ट्री जाने के लिए ट्रेन में बैठ गया। वो उठकर वहां से जाने लगा। पूछा, कहाँ जा रहा है? वीर ने हंसकर कहा, वो थोड़ा दरवाजे तक, मैं अभी आता हूँ ना, तो चिंता मत कर। वीर ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे के पास खड़ा था और बाहर देखते हुए सोच रहा था, कम से कम पहले मानवी से मुलाकात तो हो जाती थी। उससे थोड़ी ही सही मैं बातें तो कर लेता था, पर उस दिन के बाद से तो वो आज तक नहीं दिखी। मुझे उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। वीर ऐसा सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक आवाज आई, हेलो वीर। वीर ने चौंक कर देखा तो पीछे मानवी खड़ी थी, हाथ में बैग, कुती हुई चोटी, चूड़ीदार सूट और चेहरे पर वो ही प्यारी सी मुस्कान के साथ। वीर खुश होकर,
अरे मानवी तुम? हाँ मैं। क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए? और वह हंसने लगी। अरे नहीं, वो तुम बहुत दिनों के बाद दिखी हो ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। मानवी, अरे हाँ, वो मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो आजकल मैं घर पे ही रहकर पढ़ाई कर रही हूँ, तो कॉलेज जाना कम ही होता है। वीर, अच्छा, पर अचानक आकर चौंकाने की आदत बहुत बुरी है तुम्हारी, वीर ने मुस्कुराकर कहा। मानवी, और किसी लड़की का पीछा करना, ये बात भी तो बुरी है ना? वीर ये सुनकर हिचकिचा गया और बोला, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। मानवी, मैं जानती हूँ कि आपका इरादा गलत नहीं है, पर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अब कभी मेरे पीछे मत आना और ना ही मेरे बारे में जानने की कोशिश करना। आपका ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप मेरे नाम के अलावा कुछ और ना ही जाने तो आपके लिए बेहतर होगा। इतना कहकर मानवी वहां से जाने लगी। वीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मानवी। मानवी वीर की ओर देखने लगी, उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने वीर से कहा, आज के बाद आप मुझसे मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मानवी इतना कहकर वहां से चली गई। वीर उससे कुछ भी नहीं कह पाया। वीर को अफसोस हो रहा था कि उसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। शाम को फैक्ट्री से आने के बाद वो अपने घर में बैठा था, तभी करण आया। उसने अपने फोन में एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, क्या ये है तेरी मानवी? वीर ने उसका फोन अपने हाथ में लिया, बोला, हाँ यार, पर तुझे कहाँ से मिली उसकी तस्वीर? करण, मैंने उस हॉल्ट पर रहने वाले कुछ लोगों से पता करवाया था। वो मानवी के घर गए थे। उसके पिता स्टेशन मास्टर हैं और उसका माँ नाम मानवी चतुर्वेदी है। वीर करण की बात सुनकर खुश हो जाता है। फिर करण कहता है, असल बात यह है कि लड़की से तो इतने दिनों से मिलने की बात कर रहा था ना, उसे मरे 4 साल हो गए हैं। वीर जब करण के मुंह से ये बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वीर स्तब्ध रह जाता है और वहीं जमीन पर बैठ जाता है। करण उसे अपने आप को संभालने के लिए कहता है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था कि जिससे वो इतने दिनों तक मिलता रहा, बात करता रहा, वो एक आत्मा है। वीर का दिल करण की बात पर विश्वास करने से इनकार कर रहा था, पर करण के पास पक्के सबूत थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वीर की हालत देख करण ने कहा, सुन वीर, तू आराम कर और कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री से छुट्टी ले ले, और मैं तुझे कल एक बाबा के पास ले जाऊंगा, जिससे वो आत्मा तेरे पास भटकेगी भी नहीं। नहीं भाई, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। तेरा बहुत शुक्रिया कि तू मेरे लिए इतना सब सोच रहा है, पर मैं ये बाबा वगैरह के पास नहीं जाऊंगा। करण, देख, तू मेरे भाई जैसा है, मुझे तुझे मेरी बात माननी होगी, और विश्वास करने के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि दिन दहाड़े तेरे साथ इतने दिन से एक चुड़ैल भूतनी घूम रही है। करण के जोर देने पर वीर बाबा के पास चला जाता है, पर उसका मन अभी भी इस मानने को तैयार नहीं था कि मानवी जीवित नहीं है, एक आत्मा है। वीर कुछ दिन फैक्ट्री से छुट्टी लेकर घर पर ही रहता। अब वह बेहद उदास और गुमसुम रहने लगा था। करण ने उसकी हालत देख उससे फैक्ट्री चलने के लिए कहा, जिससे उसका मन बहल जाए। अगले दिन जब वीर फैक्ट्री के लिए निकला तो स्टेशन पर चारों ओर मानवी को ढूंढता रहा। एक बार तो वह करण से अलग भी हो गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो बस चाहता था कि एक बार उसे मानवी दिख जाए और वह उससे कह सके कि मानवी, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो। कई दिन यूं ही गुजर गए थे, पर वीर को मानवी नहीं दिखी। एक दिन शाम को जब वीर फैक्ट्री से लौट रहा था, वो ट्रेन में था और खिड़की की तरफ देख रहा था। ट्रेन उसे तीसरे हॉल्ट पर रुकी कि तभी वीर को मानवी दिखी। वो बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन से उतर गया। करण उसे आवाज लगाता रहा, पर वो था कि सब कुछ अनसुना करके मानवी के पीछे जाने लगा। मानवी उसी दिन की तरह तेज रफ्तार से कदम बढ़ा रही थी। फिर भी मानवी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद वो ही मोड़ आ गया, जिसके बाद मानवी कहीं दिखी नहीं थी। वीर ने सोचा कि मैं पिछली बार की तरह इस बार मानवी को जाने नहीं दूंगा, और उसने मानवी को जोर से पुकारा, मानवी रुको। जैसे ही मानवी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तभी वीर को अपने सर पर कुछ भारी चीज से के लगने का एहसास हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके सामने से मानवी का चेहरा ओझल होने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली। उसने देखा कि वो एक घर के लिविंग रूम में है। उसके सर का पिछला हिस्सा बहुत दुख रहा था। जैसे ही वो उठा, उसने देखा उसके सामने मानवी की तस्वीर है, जिस पर हार लटका है। वीर अपनी आंखों के सामने मानवी की तस्वीर देख सन्न रह गया। वो एकटक बस उसी तस्वीर को देखता रहा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी,
ये लीजिए, पानी पीजिए। उसने चौंक कर दूसरी तरफ देखा तो मानवी हाथ में ग्लास पकड़े खड़ी थी। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मानवी ने ग्लास टेबल पर रखा और पास के सोफे पर बैठ गई। वीर उससे कुछ कह पाता तभी अंदर के कमरे से एक अधेड़ उम्र के शख्स निकल कर आए। उन्होंने वीर की तरफ देखकर मानवी से कहा, इन्हें होश तो आ गया है, पर अब आगे क्या करना है? अगर इनकी वजह से उन्हें खबर हो गई कि तुम जिंदा हो तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। मानवी चिंता भरी नजरों से उस शख्स से कहती है, पर अंकल मैं करती भी क्या? नीरज भाई ने इतनी तेज सर पर वार किया था जिसकी वजह से इनके सर से खून बहने लगा था। इन्हें मैं उस जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकती थी? इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। वही कमरे में एक 28-29 साल का लड़का नीरज खड़ा था। वह बोला, मैंने तो इस मानवी से कहा था कि इस लड़के को वहीं छोड़ दो, पर इस बेवकूफ़ को तो खुद के से ज़्यादा दूसरों की फिक्र होती है। ले आई इस मुसीबत को अपने साथ। मानवी और अन्य दो शख्स आपस में बातें किए जा रहे थे। वो दोनों शख्स मानवी को इस बात पर डांट रहे थे कि वो वीर को अपने साथ क्यों ले आई थी। वीर को उन लोगों की बातें समझ नहीं आ रही थी। वीर ने उनसे पूछने की कोशिश की पर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो वीर ने आवाज़ को ऊंचा कर कहा, क्या कोई मेरे सवाल का जवाब देगा? वो तीनों शांत हो गए और वीर की ओर देखने लगे। वीर ने फिर कहा, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये सब हो क्या रहा है? एक और मानवी यहाँ सामने बैठी है और दूसरी ओर लोग कह रहे हैं कि इसे मरे 4 साल हो गए हैं। और आप लोग कौन हैं और जिसको पता चल जाएगा कि मानवी जिंदा है? मानवी के अंकल ने कहा, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस तुमसे इतनी गुजारिश है कि आज के बाद मानवी की चर्चा तुम किसी से नहीं करोगे। जी, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। मानवी मेरे दोस्त नवीन की बेटी है। नवीन और उसका परिवार रामपुर में रहा करता था। नवीन एक नामी खानदान से था। रामपुर में उसकी बहुत सी जायदाद थी। वहाँ और भी कई अमीर व्यक्ति थे, जिनमें से एक के साथ नवीन की जमीन का मसला वर्षों से चल रहा था। इस रंजिश के चलते उन लोगों ने रातों रात नवीन के परिवार पर हमला कर दिया और नवीन, उसकी पत्नी और उसके 22 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। वीर ने चौंक कर कहा, और मानवी? इस पर मानवी के अंकल ने कहा, मानवी खुशकिस्मती से उस रात मेरे घर आई थी, तो उस दिन ये बच गई, पर कुछ दिनों बाद वो मानवी को ढूंढते हुए मेरे यहाँ आ गए। मैंने उनसे मानवी की मौत का बहाना बताया कि मानवी ने अपने परिवार की मौत के बाद खुदकुशी कर ली। तब से मानवी मेरे पास है और दुनिया के लिए मरी हुई है। तो आपने पुलिस वालों से मदद क्यों नहीं ली? पुलिस की कार्रवाई हुई थी, पर उन्होंने अपने किसी आदमी को पैसे देकर सारा इल्जाम उसी से कबूल करवा लिया और खुद बच निकले। वीर, तो मानवी इस तरह से कब तक छुपती रहेगी? अभी तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। नीरज ने वीर से गुस्से में कहा, उसकी जिंदगी बचाने के लिए ही हमने उसे छुपाया था और तुम आ गए उसकी जिंदगी में मुसीबत बनकर। वीर, आप प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं कभी भी मानवी के साथ बुरा नहीं होने दूंगा। लेकिन मानवी, तुम मुझसे तभी क्यों मिलती थी जब मैं अकेला होता था? और उस दिन अचानक से मोड़ पर गायब कैसे हो गई थी? और कॉलेज में तुम्हें तो लोग जानने ही लगे होंगे ना? फिर? मानवी, दरअसल आपके साथ आपके दोस्त होते थे, इसीलिए जब वो आपके साथ होते थे तो मैं उस कंपार्टमेंट में आपको देखने के बाद भी वहां नहीं बैठती थी। और जिस दिन आप मेरे पीछे आ रहे थे, उस दिन मैंने आपको देख लिया था, इसीलिए मैं झाड़ियों में जाकर छुप गई थी। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज में मेरा नाम आराधना शर्मा है, इसीलिए वहाँ मानवी को कोई नहीं जानता। नीरज, पर तुझे इस मुसीबत से मिलने की क्या जरूरत थी मानवी? मैंने तुझसे कहा था ना कि सीधे घर आया कर और जाया कर, किसी अनजान से बात भी मत किया कर। वीर, आप लोग प्लीज मानवी पर गुस्सा मत कीजिए। दरअसल मैं भी रामपुर से ही हूँ, तो आप लोग मुझे उसका नाम बताएं जिसने ये सब किया है। मैं मानवी को और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जी जान लगा दूंगा। नीरज, मुझे तुम पर एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, और तुम जानते भी हो कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों की वजह से मेरी बहन खतरे में पड़ी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नीरज, पापा आप इसकी बात पर विश्वास मत करना, मैं जानता हूँ इसके जैसे लड़कों को। अंकल, तुम शांत हो जाओ। नीरज, देखो वीर, तुम शरीफ घर के लगते हो, तुम इन सब झंझट में मत पड़ो तो बेहतर होगा। मानवी से वैसे भी बहुत कुछ छीन चुका है, अब ये सब फिर से उजागर करके हम उसकी ज़िंदगी उससे छीन नहीं सकते, और तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, इसीलिए तुम मानवी की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। पर अंकल, मैं ये मानवी की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम समझने की कोशिश करो बेटा, और यहाँ से चले जाओ। और अगर तुम मानवी के लिए कुछ करना चाहते हो तो इस बात की चर्चा किसी से मत करना।
मानवी के अंकल वीर को जाने के लिए मजबूर कर देते हैं और वीर वहां से वापस अपने घर आ जाता है। वीर के मन में अपने विश्वास के जीतने की खुशी थी। अब वह सिर्फ फैक्ट्री में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर काम करने वाला वीर नहीं रहा था। वह अब वो वीर बन गया था जो मानवी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अब वीर का मकसद मानवी को हर खुशी और हर हक दिलाना था। एक दिन करण घर में वीर के आने का इंतजार कर रहा था। वीर को देख करण ने चिंताजनक भाव से कहा, आज फिर तू उस भूतनी के पीछे गया था ना? नहीं यार। करण, क्यों नहीं? देख, तू मुझसे झूठ मत बोल। पता नहीं उस भूतनी का भूत तेरे सर से कब उतरेगा। वीर चिढ़कर, यार तू बार बार उसे एक तो भूतनी बोलना बंद कर। करण, हे भगवान, इस लड़के को इस जादू टोने के चंगुल से निकालो। भाई तू होश में आ, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। वीर करण की बात पर हंसने लगा। करण डरते हुए, तू हंस क्यों रहा है यार? वीर, देख यार, अब मुझे तो प्यार हो चुका है। अब चाहे वो कोई आत्मा हो, भूतनी हो या इंसान, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तू भी परेशान मत हो। अगले दिन मानवी स्टेशन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसे रह रहकर वीर का ख्याल आ रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, क्या मेरे बारे में सोच रही हो? मानवी ने चौंक कर देखा तो वीर उसके पास बैठा उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। मानवी, आपको मना किया था ना मेरे पास मत आना। आपको समझ नहीं आता क्या? वीर, मैं कहाँ तुम्हारे पास आया? मैं तो स्टेशन आया हूँ। वैसे भी मैं भूतों के पीछे नहीं जाता। मानवी अपनी एक बूंद उठाते हुए, अच्छा, तो इस भूत के पीछे 2 बार क्यों आए थे? और आज के बाद से मुझे भूत भूत मत बोलना। वीर मुस्कुराकर, वैसे एक बात बोलूं, जब तुम अपनी एक भौं उठाकर बात करती हो ना, कयामत लगती हो। सॉरी, मेरा मतलब और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मानवी चिढ़कर, क्या? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई मुझसे इस तरह से बात करे। वीर, अरे सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। वैसे भी भूत कहाँ सुंदर होते हैं। मानवी, मैंने आपसे कहा ना, मुझे भूत भूत बोलना बंद करो, और मुझे नहीं सुननी आपकी ये बकवास। बैग उठा वहां से जाने लगती है। तभी उसके हाथ में चेयर पर लगी कील घुस जाती है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। वीर ने उसके हाथ पकड़ देखना चाहा तो मानवी ने उससे अपना हाथ छीन लिया और बोली, छोड़िए, मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीर ने उसका हाथ खींचा और अपने जेब से रुमाल निकालकर उसका खून पोंछने लगा। जब मानवी ने उसे रोका तो वीर ने कहा, एकदम चुप, मुझे गुस्सा मत दिलाना। मानवी वीर को देख रही थी कि उसकी इतनी सी चोट लगने पर वह कितना परेशान हो रहा है। उसकी आंखें नम हो गई। मानवी, मत करो मेरी इतनी चिंता। मेरे लिए अपनी जिंदगी, अपना समय बर्बाद मत करो। मैं आपके लायक नहीं हूँ। मुझे डर लगता है कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी ना हो जाए। वीर, मैं तुम्हें एक बात बार बार नहीं समझा सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरे लायक कौन है और कौन नहीं, इसका फैसला लेने वाले तुम कौन होती हो? हाँ, तुम अपना देखो कि तुम्हारे लायक कौन है। मानवी, आपको पता है, मुझे किसी ने बताया था कि हम जिससे सबसे ज़्यादा करीब हो जाते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं। मेरे सबसे करीब मेरा परिवार था और वो मुझसे दूर चला गया। इसीलिए मुझे डर लगता है कि किसी के भी करीब जाने से। और मानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर ने मानवी की हथेलियों को अपने हाथों में थाम लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे परिवार को तो वापस नहीं ला सकता, पर वादा करता हूँ इन आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा, और तुम्हें वो सारे हक वापस दिलाऊंगा जिससे तुम इस दुनिया में अपनी पहचान के साथ जी सको। इसीलिए मैं रामपुर जा रहा हूँ। मानवी उसकी ओर देखती रही और वीर जाने लगा। तभी मानवी ने वीर को पुकारा, वीर। वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा फ़ोन नंबर नहीं लेंगे आप? वीर, पर तुम तो फ़ोन नहीं रखती थी। मानवी, फ़ोन तो रखती हूँ, बस मेरा नंबर मेरे अपनों के पास ही होता है। वीर खुशी से मानवी की ओर देख रहा था। खुश भी क्यों ना होता, मानवी ने उसे इनडायरेक्टली अपना जो कहा था। अगले दिन वीर अपने घर रामपुर की ओर रवाना हो गया। रामपुर में वीर का परिवार बहुत ही संपन्न और प्रतिष्ठित था। वो ज़रूरतमंद लोगों की बहुत मदद किया करते थे। वीर के पिता यशवंत जी बहुत ही शांत स्वभाव के और कर्मनिष्ठ थे कि वीर खुद की मेहनत से अपना नाम करें। इसीलिए उन्होंने वीर को बचपन में ही घर से दूर उसके ननिहाल भेज दिया था। वीर के घर लौटने पर उसकी माँ और पिता बहुत खुश थे। वीर के पिता उस पर गर्व हो रहा था कि वीर अब अपने पैरों पर खड़ा होकर लौटा है। शाम के खाने के बाद वीर के पिता और वीर बगीचे में टहल रहे थे। यशवंत जी, और सब कैसा चल रहा है? अब तो तुम पढ़े लिखे नौकरी पेशा व्यक्ति बन गए हो। वीर, हाँ पापा, सब ठीक ही है।
यशवंत जी, तुमसे एक बात करनी है बेटा। वीर जी, बोलिए ना। यशवंत जी, वैसे हम तुमसे कुछ दिनों बाद बात करने वाले थे, पर अब जब तुम आ ही गए हो तो दरअसल अब तुम बड़े हो गए हो, अच्छा कमाते भी हो, और तुम्हारी माँ ये चाहती हैं कि तुम अपना घर बसाकर हमें चिंता मुक्त कर दो। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। वीर, पर पापा मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मुझे भी बहुत से काम हैं जिन्हें पूरा करना है। यशवंत जी, बेटा तुम मुझसे एक बार मिल तो लो, अगर पसंद ना आए तो मत करना। वीर, सॉरी पापा, मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। अगर आप मुझ पर ज्यादा जोर देंगे तो मैं कल ही वापस चला जाऊंगा। वीर की बात सुन उसके पिता शांत हो जाते हैं। अगले दिन से ही वीर उन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगा जिन्होंने मानवी के परिवार को मारा था। उसने केस को रीओपन करवाया। वीर रामपुर के कई लोगों से मिला जिनका नाम उस केस से जुड़ा था। उसने वो हर तरीका अपनाया जिससे उसे मदद मिल सके। वीर ने अपने पिता के साथ उनके कार्य क्षेत्र जाना शुरू किया, जिससे वह कई लोगों के संपर्क बढ़ाने लगा। अपने पिता की रामपुर में पहचान होने के कारण उसे बहुत मदद मिली। आखिरकार वीर एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके पास उसे कुछ पक्के सबूत मिले, जिससे मानवी को और उसके परिवार को इंसाफ मिल सकता था, और वह रामपुर से मानवी के घर की ओर रवाना हो गया। वीर इंदौर पहुंच गया और वहां से मानवी के घर गया। वीर को देखकर नीरज ने गुस्से से कहा, वीर तुम फिर आ गए, और तुम्हें समझ नहीं आता क्या? कौन सी भाषा समझोगे यार तुम? क्यों मेरी बहन की जिंदगी खतरे में डालने पर तुले हो? वीर ने घर आने पर अंदर से मानवी भागती हुई बाहर आई। एक पल के लिए उसकी नजरें वीर से मिली, पर नीरज की आंख दिखाने पर उसके कदम वहीं थम गए और वो वहीं खड़ी हो गई। जब मानवी के अंकल ने देखा कि वीर आया है तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से वीर को बैठने के लिए कहा। तुम नीरज की बात का बुरा मत मानना, उसे तो अपनी बहन के अलावा कुछ और नहीं दिखता, और वो भी सही है। तुम्हारे इस तरह मानवी से मिलने से मानवी को परेशानी हो सकती है। वीर, अंकल मैं मानवी से नहीं आपसे मिलने आया था। मुझे आपसे मानवी के परिवार के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ पूछना था। अंकल, पर बेटा मैं तुम्हें पहले ही सब बता चुका हूँ, फिर वो पूछो जो तुम्हें पूछना है। वीर, आपने बताया था कि मानवी के पिता का जमीन के पीछे किसी व्यक्ति से झगड़ा था, तो वो शख्स कौन था? अंकल, कल्याण सिंह। हाँ, कल्याण सिंह नाम था, बहुत ही दबदबा है वहाँ उसका। तुम भी तो रामपुर से हो, तुम्हें तो पता ही होगा। वीर, जी मैं रामपुर से हूँ, पर मेरी परवरिश भोपाल में हुई है, तो मुझे वहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। और आपने बताया था कि वो किसी और को फंसाकर बच निकला था। अंकल, हाँ बेटा, मैंने भी बताया ना तुमसे, उसका बहुत दबदबा है वहाँ, तो उसने अपने नौकर को फंसा दिया था। वीर, पर अंकल मामला तो जमीन का था। ये बात मुझे समझ तो आई कि उसने गुस्से में हत्या करवा दी होगी, पर वो लोग मानवी को क्यों मारने आए? अंकल, अरे बेटा मानवी उनकी जायदाद की आखिरी हकदार है इसलिए। वीर, पर आप तो मानवी के लिए केस लड़ सकते थे ना, और सबसे अच्छी बात ये थी कि मानवी के रहते ये केस आगे भी बढ़ सकता था। अंकल, हाँ पर वो लोग बहुत ही खतरनाक थे, तो मैं कहाँ तक उनका सामना कर पाता। मानवी, तुम मेरे अंकल से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो वीर? मैंने खुद उन गुंडों को मुझे ढूंढते हुए घर आते देखा था। अंकल ने तो पुलिस कंप्लेंट भी की थी, और आप जानते क्या हो उनके बारे में? मेरे पापा के बाद उन्होंने ही मुझे संभाला है। वीर, अरे रुको रुको मानवी, मैं सब बताता हूँ। मैंने तुमसे बताया था ना कि मैं रामपुर जा रहा हूँ, तो वहाँ मैंने तुम्हारे परिवार के केस को रीओपन करवाया। मैंने उसकी फाइल्स भी देखी, उसके वकील से भी मिला। तो उस केस में जैसा कि अंकल कह रहे हैं कि इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई है, तो इनका नाम कहीं भी नहीं था। मानवी सुनकर अंकल की ओर देखने लगी। वीर ने अपने बैग से फाइल निकाले जिसमें कुछ पेपर्स थे। उसने एक पेपर मानवी को दिया। वो पेपर एक गन स्टोर का बिल था जहाँ से हैंडगन पिस्टल की गोलियां ली गई थी। उस पर लाइसेंस नंबर और खरीदार का नाम की जगह मानवी के पिता का नाम था, पर सिग्नेचर मानवी के अंकल का था। मानवी, तो इससे क्या कहना चाहते हैं आप वीर? अंकल मेरे पापा के दोस्त हैं, तो वो उनके हर सामान का यूज किया करते थे, तो इससे क्या? वीर, ये तो अंकल ही तुम्हें बताएंगे। तुम्हारे परिवार का इल्जाम जिस पर लगा है, मैं उससे भी मिला था। उसने पहले तो कुछ नहीं बताया, पर बाद में उसने मुझे उसी प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाए जिस पर विवाद था। इस फाइल का चौथा पेज देखो, तुम्हारे साइन है और लिखा है कि तुमने ये प्रॉपर्टी उस आदमी के नाम कर दी है।
मानवी ने वीर के बताए अनुसार पेपर देखा। मानवी कुछ भी नहीं कह पा रही थी और फाइल के सभी पन्ने पलटकर देख रही थी, जिसमें सारे सबूत अंकल के खिलाफ थे। वीर: तो अंकल जी, आप सब बताएंगे कि मैं सब बताऊं? वैसे आप ज़्यादा सही बता पाएंगे, अंकल ने खींचकर कहा। हाँ, मैंने मारा था नवीन और उसके परिवार को, तो मैं करता भी क्या? वो हमेशा से ही मुझसे आगे रहा और मैं एक स्टेशन मास्टर बनकर रह गया। मैंने उससे कई बार कहा कि मुझे भी अपने बिजनेस में शामिल कर ले, लेकिन वो मेरा मजाक उड़ाकर टाल देता। मुझे गुस्सा आता था उसकी किस्मत पर। बस मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था और वो मुझे मिल गया जब नवीन और कल्याण सिंह का झगड़ा हुआ और मैंने नवीन की ही बंदूक से उसके परिवार की हत्या कर दी और सारा शक गया कल्याण सिंह पर। जब नवीन की हत्या का केस दर्ज हुआ तो कल्याण सिंह ने खुद को बचाने के लिए सबूत जुटाने शुरू कर दिए। नवीन के एक नौकर ने मुझे उस रात घर से निकलते देख लिया था और वो नौकर कल्याण सिंह को मिल गया। तब मैंने कल्याण सिंह से बात करके उसे वो प्रॉपर्टी दे दी और नौकर को पैसे देकर उसे ही जेल भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद केस बंद हो गया और मैं बच गया। मानवी भरी हुई आवाज से: तो आपने मुझे क्यों छोड़ दिया अंकल? मुझे भी मार देते और ले लेते मेरी सारी जायदाद। अंकल, मारना तो मैं तुम्हें भी चाहता था, पर तुम ही नवीन की आखिरी वारिस थी। अगर तुम मर जाती तो सारी जायदाद सरकारी हो जाती, तो इसीलिए मैंने तुम्हें जिंदा रखा। मैंने सोचा था कि तुम्हारी और नीरज की शादी करा दूंगा, पर पता नहीं तुम दोनों में भाई बहन का प्यार कब जाग गया और मेरा ये प्लान भी फेल हो गया। तो मेरे पास आखिरी रास्ता बचा था तुम्हारा विश्वास जीतना। वीर: इसीलिए आपने मानवी के सामने नकली गुंडों को भेजकर उसके मन में डर और आपके प्रति विश्वास पैदा किया, जिससे मानवी आपके नाम खुशी से अपनी जायदाद कर दी। इसीलिए ही आपने मानवी का अस्तित्व उससे छीन लिया, जिससे मानवी अपनी जिंदगी को निर्थक समझे और आपका मकसद आसानी से पूरा हो जाए। वीर के ऊपर अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा था। आशा की कुल्हाड़ी से उठाकर उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि नीरज ने उनका हाथ रोक लिया और अंकल को पुलिस के हवाले कर दिया गया। नीरज अपने पिता की हरकत पर बहुत शर्मिंदा था। उसने मानवी से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर देना मानवी, मैं अपने पिता के इरादों को समझ नहीं पाया। इस पर मानवी ने कहा, आप मेरे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है भाई, और अब आप मेरे साथ ही रहेंगे हमेशा। दूसरी ओर वीर को उसके माता पिता ने ज़रूरी काम से रामपुर बुला लिया। जब वीर वहाँ पहुँचा तो उसकी माँ ने कहा, तू आज शाम तैयार हो जाना, लड़की वाले आ रहे हैं। माँ, आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? पिछली बार भी मैंने पापा से मना किया था ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? तभी वहाँ वीर के पिता आ गए और उन्होंने कहा, इस बार हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, ये हमारा आखिरी फैसला है। वीर घर वालों के जोर देने पर तैयार हो जाता है, पर उसका मन तो मानवी में ही अटका हुआ था। जब लड़की वाले आए तो वह उनके सामने नहीं गया। उसने बगीचे में जाकर बैठ गया। तभी उसकी माँ आई और बोली, देख वीर, तू हमारे बेइज्जती मत करा। मैं लड़की को तेरे पास भेज रही हूँ, एक बार उससे मिल तो ले। वीर गुस्से में बैठा था। तभी वो लड़की आकर उसके पास बैठ गई। वीर ने उस लड़की की तरफ एक बार भी नहीं देखा और दूसरी ओर मुंह करके बोला, मेरे पास आकर आप अपना समय बर्बाद मत करिए। मैं किसी और से बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। तभी वो लड़की बोली, आपने ही तो कहा था ना कि उसे ढूंढो जो तुम्हारे लायक है, तो मैंने आपको ढूंढ लिया। वीर ने उस आवाज़ को सुनकर देखा तो वो लड़की मानवी थी। वो नजरें झुकाकर मुस्कुरा रही थी। वीर खुशी से लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, मानवी, मतलब तुम ही वो लड़की थी? मानवी, तो बोलिए, इस अनजान लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे आप? वीर, मेरी जिंदगी तो हमेशा से ही तुम्हारी थी। वैसे शादी ट्रेन में करोगी या कहीं और? मानवी, वैसे ट्रेन ज़्यादा सही रहेगी। मानवी हंसकर वीर के सीने से लग जाती है और वीर भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर गहरी सांस भरते हैं और हमसफर बनकर अपने प्यार भरे संसार में साथ चल पड़ते हैं। यही तो है वो अनजान चाहत, जहाँ एक दूसरे से अनजान होकर भी हम उनमें इस तरह खो जाते हैं कि वो हमारी ही पहचान बन जाते हैं। उनका हर सुख हर गम हमारा हो जाता है और हम अलग होकर भी उनसे अलग नहीं हो पाते।